एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमारा यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया था, और हम लोग हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वहाँ पर नोमेनक्लेचर तक हम लोग अपना पढ़ चुके हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के। आज हम लोग हमारी कुछ स्ट्रक्चर, यूजेस, सिंथेसिस, डेरिवेटिव, रेजोनेंस, हमारा इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और जो यूनिट नंबर 3 है उसमें हमारी 3 चीजें दी हुई हैं, हमारा पायरोल, फ्यूरोन और थायोफिन, है ना। हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग जो हमारे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो तीनों के तीनों हमारे यूनिट नंबर 3 के अंदर दिए हुए हैं। और इन तीनों के तीनों में से हमारे या तो तीनों ही या फिर कोई भी दो फाइनल एग्जाम में, तीनों आते हैं तो 10 नंबर तक का आएगा क्वेश्चन, और दो आते हैं तो 7 नंबर तक का क्वेश्चन हमें इन तीनों के तीनों टॉपिक से देखने को पूर्णतः मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पायरोल के बारे में बात करेंगे। और मैं बात करूं प्यारे बच्चों, पायरोल की बात कर लो आप, या फ्यूरोन की बात कर लो, या फिर थायोफिन की, हर जगह हम लोग हमारी इन 6 चीजों को जरूर से जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, है ना। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, पायरोल का इंट्रोडक्शन क्या है कि 5 मेंबर अनसैचुरेटेड हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहता है ना। और जहां पर हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन है हमारा पायरोल का, फ्यूरोन का, थायोफिन का, इनका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मेथड प्रिपरेशन यानी कि सिंथेसिस कैसे होती है। एटलीस्ट आपको एग्जाम में 3 सिंथेसिस तो याद होनी चाहिए, यानी कि 3 मेथड प्रिपरेशन तो पता होने ही चाहिए। उसके अलावा बात करें बेटा जी, रेजोनेंस के बारे में हमारी बात होगी, रिएक्शन के बारे में बात होगी, मेडिसिनल यूजेस के बारे में बात होगी, और डेरिवेटिव्स के बारे में बात होगी। ये हमारे सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है हमारे पायरोल, फ्यूरोन और थायोफिन का। ठीक है जी, चलिए आ जाइएगा। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे पायरोल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। पायरोल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बेटा जी, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि हर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पर हम लोगों को रिसर्च लिखनी है। तो सबसे पहली रिसर्च हमारी क्या रहेगी बेटा जी, हमारा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। दूसरी रिसर्च क्या रहेगी, हमारे यहाँ पर हेट्रो एटम कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा जी, नाइट्रोजन एज एन हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है। और तीसरी रिसर्च क्या रहेगी बेटा जी, 5 मेंबर हमारी ये, है ना, 5 मेंबर हमारी रिंग रहती है। क्या रहती है? 5 मेंबर रिंग हमारी ये होती है। तो यही तीनों की तीनों रिसर्च हमें करनी है। उसके अलावा फॉर्मूला हो गया C4H5N। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा जी हमारा पायरोल का, बेसिकली 5 मेंबर रिंग हमारा ये रहेगा। ठीक है जी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, और इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन भी लगा हुआ रहेगा, जिसका मोलिकुलर मास होगा कितना बेटा जी, 67 ग्राम पर मोल अपना। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं मेथड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए पायरोल के बारे में बात किया तो बेटा जी, पायरोल हमारा स्प्रिंगली सोल्यूबल रहता है वाटर के अंदर, बट ज्यादा सोल्यूबल होता है इथेनॉल हमारा ईथर के अंदर। ठीक है जी, इथेनॉल एंड ईथर के अंदर। अगर जो पायरोल के बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो 129 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है पायरोल का। और पायरोल हमारे क्या रहते हैं, जो नेचर की बात करी जाए तो एसिड होता है, बेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो पायरोल हमारे क्या रहते हैं बेटा जी, वीक बेस रहते हैं हमारे, है ना, बेसिक इन नेचर रहते हैं। अगर जो बात करूं, पायरोल इज लिक्विड विच रैपिडली टर्न ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। पायरोल बेसिकली हमारे कैसे रहते हैं बेटा जी, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जो पायरोल है अपने, ये कैसा कलर बेटा जी, ब्राउन कलर हमारा शो करने लगते हैं। तो ये हमारी क्या बेटा जी, सिंपल सा फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पायरोल की। अब हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, जहां पर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन देखेंगे किसके द्वारा, हमारा एकाइलिन के द्वारा। यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सा मेथड प्रिपरेशन है हमारा। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, अमोनिया को लेंगे, अमोनिया को लेंगे, और हमारा क्या बेटा जी, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा बेटा जी, एक बार मुझे चैट सेशन में बताइएगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। जब हम इन दोनों के मिक्सचर को रेड कलर की हॉट ट्यूब से, रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं, तो यहां से हमारा क्या होता है, देखो 1 2 3 4 कार्बन तो है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन तो है। ठीक है जी,
उसके अलावा एक नाइट्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन यहाँ से उधार ले लिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी हो गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर जो आप लोग देखोगे तो हमारा पायरोल बन चुका है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमारी रिमूव आउट हो चुकी है जी। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा क्या होता है बेटा जी, पायरोल हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी। चलिएगा, उसके बाद में आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम फ्यूरॉन। फ्यूरॉन से हम लोग पायरोल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, देखिए फ्यूरॉन हमारा होता क्या है बेटा जी, हमारा नॉर्मल सा 5 मेंबर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है, जहां पर हेट्रो एटम, सॉरी हाइड्रोकार्बन बोल रहा, हेट्रो एटम रहता है, जहां पर हेट्रो एटम के तौर पर हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ रहता है। ये किसके साथ में, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है। यहाँ से एक NH टूटता है और इस ऑक्सीजन की जगह आ जाता है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के पास में चला जाता है। तो यहाँ से बनता क्या है बेटा जी, हमारा कुछ इस प्रकार सा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से बना हुआ हमें मिलता है। ठीक है जी, और जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाते हैं, और ये हमारा पायरोल बन गया। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं पाउल किनोर सिंथेसिस के बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये सिंथेसिस बेसिकली 2 मार्क्स में बेटा जी अलग से भी पूछ ली जाती है। और ये सिंथेसिस आप लोग फ्यूरॉन और थायोफिन तीनों जगह पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, फ्यूरॉन और थायोफिन में भी पढ़ने वाले हैं। अब इस सिंथेसिस की सबसे खास बात क्या है कि भैया ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, बताते हैं। देखिए अभी मैंने आपको 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए, जहां पर हमारा यहाँ पर भी पायरोल बना है और यहाँ पर भी पायरोल बना है। पर हमारा पाउल कौन सिंथेसिस में बेटा जी, जो हमारी ये सिंथेसिस है पाउल क्नोर सिंथेसिस, ये एक ऐसी सिंथेसिस है जहां पर जैसे मैं पायरोल की सिंथेसिस कर रहा हूं इससे, तो ये पायरोल नहीं बनाएगी ये वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पायरोल का एक डेरिवेटिव कंपाउंड फॉर्म करेगा। ऐसे अगर जो मैं फ्यूरोन में मेरा पाउल क्नोर सिंथेसिस का यूज कर रहा हूं टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या है फ्यूरोन, अगर जो मैं फ्यूरोन के फॉर्मेशन के लिए मैं पाउल क्नोर सिंथेसिस का यूज कर रहा हूं, तो मेरा फ्यूरोन बिल्कुल नहीं बनेगा, बल्कि फ्यूरोन का कोई डेरिवेटिव कंपाउंड हम लोगों को बना हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो, तो हमारा क्या अमोनिया के साथ में ही रिएक्शन हो रही है, तो 2,5 डाई मिथाइल पायरोल, यानी कि हमारा क्या बेटा जी पायरोल का डेरिवेटिव कंपाउंड बना है, एग्जैक्ट पायरोल यहाँ पर नहीं बना है। और साथ ही साथ हमारा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ से रिमूव आउट हो गया है बेटा जी। आई बात समझ में, तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला मेथड प्रिपरेशन है सक्सेनामाइड से। सक्सेनामाइड जब हमारा जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करता है, तो वहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, पायरोल का फॉर्मेशन होता है, और जिंक ऑक्साइड बेसिकली वहां से हमारा रिमूव आउट हो जाता है। सक्सेनामाइड हमारा क्या होता है, देखिएगा जरा, सक्सेनामाइड हमारा क्या होता है बेटा जी, ठीक है जी। सक्सेनामाइड जब हमारा किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा जी, अगर जो आप लोग देखोगे तो किसके साथ में, जिंक के साथ में। सक्सेनामाइड जब जिंक के साथ में, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करता है, तो हमारा क्या है, हम लोग यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। सिंपल सा क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे और हमारा नाइट्रोजन ज्यों का त्यों ही रहेगा, और ये दोनों ऑक्सीजन जब यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और हमारा 2ZNO 2 मॉलिक्यूल जिंक ऑक्साइड के यहाँ से हमें बने हुए दिखाई देंगे। गुड इवनिंग बेटा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यही हमारा क्या होता है, सक्सेनामाइड होता है। अब मैं इसको बेटा जी क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की भी बोल सकते हैं। उसके बाद में फ्रॉम क्नोर पायरोल सिंथेसिस हमारा, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिंथेसिस ऑफ पायरोल, जिस बच्चे को क्लियर हो भाई फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा।
फिर हम लोग पायरोल के हमारे क्या बेटा जी हमारे कुछ मेडिसिनल यूजेस और कुछ थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे मैं पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो हम लोग इसका रिडक्शन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा क्लोरीनेशन आ जाएगा, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट, एकाइलेशन, राइमर-टीमैन रिएक्शन, ये सब अलग अलग रिएक्शन हमारे किसके अंदर आ जाएगी बेटा जी, पायरोल के केस के लिए ही आ जाएगी। जहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद हमारा क्या बनेगा, 3 पायरालीन हमारा बनेगा। हमारे यहाँ से क्या बनेगा जब हम लोग रिडक्शन करेंगे, 3 पायरालीन बनेगा। कैसे रिडक्शन कर रहे हैं देखिएगा, हमारा 3 पायरालीन भी बन सकता है और पायराडीन भी बन सकता है। कैसे देखिएगा जी, मेरा पायरोल कैसा होता है, ऐसा होता है जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगर जो मैं क्या करूं बेटा जी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में इसका रिडक्शन करा दूं, तो मेरा हर एक पोजीशन पर क्या चला जाएगा, एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड यहां से हो जाएगा छूमंतर, डबल बॉन्ड यहां से हो जाएगा छूमंतर। तो इसका नाम क्या होता है बेटा जी, पायरलाजीन हमारा नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, पायरलाडीन हमारा इसका बेसिकली नाम होता है। उसके अलावा हमारा क्या है कि ये तो रिडक्शन हो गया ये वाला, एक रिडक्शन हमारा ये है कि जिंक डस्ट के साथ में और एसिटिक एसिड के साथ में जब हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, जिंक डस्ट और एसिटिक एसिड के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, जिंक डस्ट और एसिटिक एसिड के साथ में हमारा क्या कर रहे हैं बेटा जी, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं किसका, हमारे पायरोल का। अगर जो मैं इसके रिडक्शन के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ तो हमारा क्या बेटा जी, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगा। हमारा क्या होगा कि एक डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बस एक डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ से हमारे 2 हाइड्रोजन उठ करके इधर चले गए। बचा क्या, देखिए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन हुई है, 2 ऑक्सीजन हमारे मोलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ बेटा जी, ZnO का फॉर्मेशन कर देता हूँ। ठीक है जी, मेरे हाथ से क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। साथ ही साथ मेरे 2 हाइड्रोजन यहाँ से मोलिक्यूल आ गए, तो मेरा क्या बेटा जी, H2O का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरा क्या बचे हुए हैं बेटा जी, जो मोलिक्यूल बचे हुए जो कार्बन के, वो यहाँ से क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 2 कार्बन के मोलिक्यूल ऐसे के ऐसे ही बाहर की तरफ निकल जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 3 पायरोलीन यहाँ से हमारा फॉर्म होगा रिडक्शन के लिए। बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा जी, हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। जब मैं पायरोल में ऑक्सीजन का एडिशन करूंगा, तभी आप लोगों ने कंपाउंड पढ़ा होगा सक्सेनामाइड, है ना। अगर जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, पीछे भी जब मैं रिएक्शन आपको बता रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, सक्सेनामाइड के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सक्सेनामाइड के बारे में बताया था, अगर जो आपको यहाँ पर याद होगा, है ना जी। तो वही चीज यहाँ पर हमारी बनेगी ऑक्सीडेशन के केस में। हम लोग पायरोल को लेंगे और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर ऑक्सीजन आ जाएगा। एक ऑक्सीजन जो बचेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले हैं, तो उनके साथ में निकल करके H2O का फॉर्मेशन कर ले। कैसे होगा देखिएगा, मेरा जो पायरोल है बेटा जी, वो कुछ इस प्रकार का है, यही है ना अपना पायरोल। अब जब ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो देखो 2 ऑक्सीजन जब यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, जब मेरे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे, चलिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच हो गई। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, देखिए कंडीशन हमारी एक ये बन सकती है कि हमारा क्या बेटा जी, H2O बाहर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 हमारी क्या बन सकती है, जब मेरे ऑक्सीजन के 2 ही मॉलिक्यूल रहे, है ना, जब मेरे ऑक्सीजन बेटा जी उसके 2 ही मॉलिक्यूल रहे, तो यहाँ से मेरी जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो दोनों यहाँ पर आ गए, अब जो 2 हाइड्रोजन निकले भैया वो कहाँ गए, वो बेटा जी इन दोनों पोजीशन पर जाकर के जुड़ गए। तो अब आपको जैसे ठीक लगे आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को उस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। बड़ी ही सिंपल सी है, बस पायरोल में Cl जोड़ देना है क्लोरीनेशन के केस में, Br जोड़ देना है ब्रोमिनेशन के केस में, I जोड़ देना है आयोडोनेशन के केस में। कैसे होगा देखिएगा जरा, जब मेरा पायरोल जो है बेटा जी, जो मेरा पायरोल है, जो आपका पायरोल है, जब वो किसके साथ में रिएक्शन करता है,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 के साथ, यानी कि क्लोरीनेशन उसका हो रहा है। तो इन चारों ही पोजीशंस पर मेरा Cl जाकर के अटैच हो जाता है, चारों ही पोजीशंस पर Cl 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 जाकर के अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा क्लोरीनेशन ऑफ, हमारा किसका आ जाएगा बेटा जी, हमारा सिंपल सा क्लोरीनेशन आ जाएगा पायरोल का। अब क्लोरीनेशन हमारा दो से तीन तरीके का हो सकता है। कैसे दो से तीन तरीके का हो सकता है जी? एक बार तो यहाँ पर चारों आ गए। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि डबल बॉन्ड एज इट इज के एज इट इज रहे, डबल बॉन्ड पर कोई आंच ना आए, ना डबल बॉन्ड को कोई छेड़ पाए, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए थे उनको हटा करके उनकी जगह पर क्या आ जाए, Cl आ जाए। ठीक है जी। एक और कंडीशन क्या बन सकती है बेटा जी, जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, सिंपल सा नाइट्रोजन एटम रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर हमारा Cl आकर के अटैच हो गया। ठीक है, और उसके अलावा डबल बॉन्ड यहाँ पर बना रहा, और हमारा क्या है 2HCl यहाँ से रिमूव आउट हो गया। तीसरी कंडीशन हमारी इसी सेम रिएक्शन के लिए कुछ इस प्रकार की भी बन सकती है। अगर जो क्लोरीनेशन सभी को क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में सल्फोनेशन आ जाएगा, यानी कि H2SO4 के साथ में रिएक्शन आ जाएगी। जब जो हमारा पायरोल है, जो हमारा पायरोल है प्यारे बच्चों, जो हमारा पायरोल है, जब वो किसके साथ में रिएक्शन करेगा, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहां से हमारा क्या होगा, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, SO3H आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और बाकी की चीजें जो की त्यों रहेंगी, है ना। SO3H जाकर के अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, तो H2O हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। अगर जो आप देखना चाहे तो ये रही सेम रिएक्शन। उसके अलावा बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन में हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो NO2 है, देखिए दो कंडीशन यहाँ पर हमारी हो सकती है। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली भी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पायरोल की रिएक्शन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो अपना पायरोल है उसकी डायरेक्ट रिएक्शन HNO3 के साथ में करा देते हैं, और क्या करते हैं, पहली ही पोजीशन पर यहाँ पर, है ना, पहली पोजीशन पर NO2 ला करके बैठा देते हैं, और बचता क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा, H2O यहाँ से हमारा रिमूव आउट कर देते हैं। पर ऑफिशियली देखा जाए तो बेटा जी, हमारी इस प्रकार की रिएक्शन ऑफिशियली नहीं होती है ना। अनऑफिशियली तो लिख सकते हैं, ऑफिशियली हमारा होता क्या है, जो हमारा एसिटिक एसिड है, ऑफिशियली क्या होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH जो है, वो उसके साथ में HNO3 के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से हमारा क्या होता है, ये इतने मोलिक्यूल हमारे एक साथ में बाहर निकलते हैं। यहाँ से क्या होता है बेटा जी, डब्बा पैक होता है, हमारा क्या CH3COONO2 हमारा यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा क्या है, H2O यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। अब ये जो CH3COONO2 है बेटा जी, ये हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, पायरोल के साथ में जाके, कौन, CH3COONO2, ये जाकर के रिएक्शन करता है पायरोल के साथ में, ये NO2 टूटता है और ये यहाँ करके अटैच हो जाता है, ये NO2 टूटता है बेटा जी, और ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाता है, CH3COOH ही अपना बन जाता है ना। तो ये आप लोग इस तरीके से मैकेनिज्म बेसिस पर भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। बात क्लियर है, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बनता है, एकाइलेशन रिएक्शन में एरोमेटिक कीटोन बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा रिएक्शन करेगा, है ना। हमारा क्या रहेगा बेटा जी, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारा रिएक्शन करेगा, भाई यहाँ तक की बात जिस जिस बच्चे को क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, क्योंकि बस इसके बाद में फिर हमारा पायरोल बिल्कुल अंतिम चरण पर चल रहा है, क्योंकि कि हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन के बाद में बस राइमर टीमैन रिएक्शन, जो 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड रिपीटेड टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा जी। ठीक है, जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा फटाक से, यहाँ तक की बात जिसको भी समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, इसके दो मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर लेंगे, टू मॉलिक्यूल्स रहेगा CH3CO, सॉरी COCH3 हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। साथ ही साथ देखो एक हाइड्रो यहाँ लगा के तो हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा होगा, गुना दो करेंगे तो दो हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो H2O हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यही हमारी क्या होते हैं बेटा जी, फिडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन फॉर पायरोल हमारी होती है। और लास्ट रिएक्शन हमारी बनती है बेटा जी क्या, राइमर टीमैन रिएक्शन, जहां पर हमारा जो पायरोल है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, CH3Cl के साथ, CHCl3 के साथ में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है जी, हमारा क्या है बेटा जी, हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और प्यारे बच्चों हमारा क्या है, पायरोल है। ठीक है जी, हमारा क्या है बेटा जी, पायरोल है। ओके, चलिएगा। अब यहां से हमारा होगा क्या, देखिए चीजों को चेंज करने की कोशिश कीजिए, यानी कि हम चीजों को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, कौन सी चीज किसके साथ में जा सकती है, कैसे जा सकती है, हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली वो सबसे पहले कैच करना है। अगर जो मैं यहाँ पर एक काम करूं बेटा जी, इस पोटेशियम के साथ में यहाँ से एक Cl को भेज दूं तो KCl बन जाएगा, सही बात है। बचे कुछ जो मेरे दो Cl यहाँ पर है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन को उस Cl को पकड़ा दूं तो मेरा 2HCl बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या बेटा जी, मेरा K भी चला गया, H भी चला गया, ये तीनों Cl भी चलेगा और ये H भी चला गया। बचा क्या, एक C और एक O। अगर जो मैं पायरोल की पहली ही पोजीशन पर यहाँ पर क्या लगा दूं बेटा जी, COH लगा दूं। अब आप बोलोगे भैया बचा तो O और C था, चलो ये तो कट गया ठीक है, पर ये H कहाँ से आया। प्यारे बच्चों, जिस पोजीशन पर हम इसको लगाएंगे वहां पर भी तो हमें एक H मिलेगा ना, तो वो हाइड्रोजन यहीं पर लगा दिया। और यही हमारी क्या होते बेटा जी, राइमर टीमैन रिएक्शन। और जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे तो वो उसको रिमर टिमर रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, रिमर टिमर रिएक्शन। क्लियर है प्यारे बच्चे जी बात, चलिएगा। अब बात करते हैं मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो देखिए हमारा जो पायरोल है और जो उसके डेरिवेटिव कंपाउंड है, मैंने सबका यहाँ पर कॉम्बिनेशन में यूजेस लिखा हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे अलग अलग हमारे क्या है जो डेरिवेटिव कंपाउंड है पायरोल के, सबके सबका मैंने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया है और सबके सबका मेडिसिनल यूज आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आ जाती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। जो पायरोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो किस प्रकार का बनता है, ये हम लोगों को बड़ी ही सीखने वाली बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनका रोटेशन होना बड़ी ही आवश्यक वाली बात है। तो यहाँ तक की कक्षा जिस जिस बच्चे को क्लियर हुई हो, पहले वो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेजेगा, और फिर उसके बाद में, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग पायरोल बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जो फ्यूरोन और थायोफिन होगा वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा पहले। अगर जो आपको वो खुद से लिखता बन रहा है ना, तो वो फिर आपके ऊपर है, अदरवाइज फिर आप बोलेंगे तो मैं फिर उसको दोबारा से पूरे को पढ़ा दूंगा। परंतु यहाँ तक की कक्षा अगर जो आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, जल्दी से बेटा जी हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। और अभी मेरी क्लास के बाद फिर आप लोगों की क्लास अभी 8:10 पर स्टार्ट होगी, प्रियांशु सर की फार्माकोग्नोसी की, और जहां पर सर आज आपकी सेकंड यूनिट का दी एंड कर देंगे। और जो ये बच्चे मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं कि सर सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो प्यारे बच्चों 3 यूनिट आपकी ऑर्गेनिक की लगभग खत्म हो चुकी है, 2 यूनिट आपकी कोग्नोसी की खत्म हो चुकी है। कल मैं आपकी 2 क्लासेस कंडक्ट करा रहा हूँ, जहां पर आपकी पहली यूनिट मेडिसिनल की और पहली यूनिट कोलोजी की कल खत्म हो जाएगी। तो अगर जो आपकी मैं बात करूं तो 25 यूनिट में से हम लोग कल तक हमारी लगभग लगभग 7 से 8 यूनिट आराम से खत्म कर चुके होंगे, यानी कि 1/3 सिलेबस हमारा खत्म हो चुका होगा। और 25 तारीख तक, इस महीने की 25 तारीख तक जब आप आएंगे तो लगभग लगभग आपको 20 से 22 यूनिट खत्म हुई हुई मिलेगी। तो फिर घबराने की है क्या बात, जब बीएसपी फार्मेसी है साथ। अब देखिएगा बेटा जी हमारा क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, जो पायरोल है वो एरोमेटिक इन नेचर होता है, बेसिकली रेजोनेंस शो करेगा ही। 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पायरोल के बेसिकली बनते हैं।
अब बड़ा ही सिंपल तरीका होता है कि हमारा क्या करना, बस नेगेटिव चार्ज को घुमाना, और कुछ भी हमारा कार्य रेजोनेंस स्ट्रक्चर में और कुछ भी कार्य नहीं होता है। अब मैं तुम्हें है ना शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, भाई कंफ्यूज हो गया तुम तो वैसे हो जाओगे। देखो क्या करना है कि ये लोन पेयर यहाँ नेगेटिव चार्ज लेकर के गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा बना एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव बना, यहाँ नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव बना ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, तो ये इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल। इस नेगेटिव को अब इस पॉइंट पे लेकर के जाओ, जैसे ही ये इस पॉइंट पर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, एक एक स्टेप सब शिफ्ट होगा, और नेगेटिव हर एक पॉइंट पर जाएगा। यहाँ नेगेटिव गया तो डबल बॉन्ड इधर आया, एक डबल बॉन्ड इधर आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ हाइड्रोजन। अगला क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, ठीक है जी। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन और जिसका एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। यहाँ से क्या होगा जी, हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड एक यहाँ है और एक ये नेगेटिव चार्ज जब नाइट्रोजन में मिलेगा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर, तो एट द एंड स्ट्रक्चर हमारा वापस से जो था वही बन जाएगा। और यही हमारा क्या होता है बेटा जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल हमारा होता है, ठीक है जी। अब पायरोल के साथ में ये हमारी यूनिट हो गई बेटा जी समाप्त, मतलब कि पूरी यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। अब आप बोलोगे भैया फ्यूरोन और थायोफिन तो आपने पढ़ाया नहीं। फ्यूरोन और थायोफिन हम आपको दिखा देते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करिएगा, है ना, एक बार करके देखिएगा। अगर जो नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो नहीं होता, देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, डेफिनेशन आप देख सकते हो बिल्कुल सेम। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, थायोफिन में क्या आ जाएगा, बस सल्फर आ जाएगा, जहां अभी नाइट्रोजन था वहां सल्फर आ जाएगा। उसके अलावा आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो भाई, प्रॉपर्टीज वो कलरलेस है ये हमारा, है ना, ये बेसिकली वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होता है, वो स्प्रिंगली सोल्यूबल था, ये इंसोल्यूबल होता है ना, वेरी सिमिलर टू द बेंजीन हमारा ये होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप आ जाइए, बिल्कुल सेम एज इट इज जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताए हैं, बिल्कुल वहीं से ही रिलेटेड आपको। देखो पावर क्लोरल सिंथेसिस मैंने क्या बोला था, जिसके अंदर भी पढ़ेंगे उसका डेरिवेटिव बनेगा, डेरिवेटिव बन रहा है थायोफिन का, है ना जी, बिल्कुल वही सब चीजें। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसी वहां पर थी पायरोल में वैसी थायोफिन में है, सबकी सब, आप कुछ भी अलग नहीं बता सकते, सबकी सब वैसी ही है ना। हमारा सल्फोनेशन में H2SO4 HSO4 हमारा यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, है ना जी। क्लोरीनेशन में Cl2 है, 2 Cl आकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक है जी। हमारा क्या है, फ्रीडलक्राफ्ट एकाइलेशन है, वही COCH3 आकर के अटैच हो जाएगा, सेम बिल्कुल सेम एज इट इज, कुछ भी अलग नहीं है। नाइट्रेशन में HNO2 है, NO2 आकर के अटैच हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। यूजेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बताई, बस वहां पर नाइट्रोजन से नेगेटिव चार्ज घूम रहा था, यहाँ सल्फर से नेगेटिव चार्ज घूमने लगेगा, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी, है ना, कुछ भी। बेटा टॉपिक नहीं बताने का है, पहली दूसरी तीसरी यूनिट से कुछ भी आ सकता है, सब कुछ पढ़ने का है आपको, ओके, टॉपिक नहीं बताने का इधर, ठीक है जी। ऐसे आप फ्यूरोन में देख सकते हो, डेफिनेशन वही 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड रिंग हमारा, जिसके अंदर हमारा हेटेरोएटम एज एन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर बस ऑक्सीजन के रिलेटेड बात आ जाएगी, प्रॉपर्टीज हमारी आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप मेथड प्रिपरेशन देखेंगे, बिल्कुल सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर पाउल क्लोर सिंथेसिस आगे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरोन बना हमारा, ठीक है जी। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सब कुछ हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोजन फ्रीडलक्राफ्ट एकाइलेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, है ना। रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हट जाएंगे, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन का ब्रिज यहाँ पर बन जाएगा सेंटर में। सबसे सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H आकर के अटैच हो जाएगा, ये रहा, है ना। नाइट्रेशन में हमारा क्या होगा, NO2 आकर के अटैच हो जाएगा, ये रहा। उसके बाद में फ्रीडलक्राफ्ट एकाइलेशन में क्या होगा, COCH3 आकर के अटैच हो जाएगा, ये रहा, है ना। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, Br2 है, Br2 दोनों जगह पर भी आकर के अटैच हो सकता है, और हमारा HBr भी रिमूव आउट हो सकता है अगर जो एक Br लगा रहे हो। यूजेस आपके फ्यूरोन के ये लिखे हुए हैं, है ना। तो सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल सरल और बिल्कुल सेम है, वो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको अलग से यहाँ पर करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने आपको क्या बोला था, आप एक को, किसी भी एक को, आपका मन करे फ्यूरोन का, आपका मन करे थायोफिन का, आपका मन करे पायरोल का, तीनों में से किसी एक को तैयार कर लीजिए,
ऑटोमेटिकली आपके तीनों तैयार हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैंने जो आपके ये नोट्स भी बनाए हुए हैं ऐसे ही बनाए हुए हैं कि आपके ये तीनों के तीनों ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक बचता है रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन, जो कि आपका, अगर जो मैं बात करूं बेटा जी, मुझे एक बार चलो अच्छा देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे सिलेबस लेके बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। क्या ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस के अंदर है बेटा जी? देखिए, मेरे को पता है ना मेरे बच्चों को क्या क्या बताना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है? मुझे एक बार चैट सेशन में कंफर्म करें। यस 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 यस, वेरी गुड। मतलब कि सिलेबस भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब यहां पर बात हुई है कि हमारा क्या है कि एरोमेटिसिटी को लेकर के बात हुई। देखिए, ये बात हमें भली बात ही पता है कि पायरोल क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन एज एन हेट्रोएटम। फ्यूरोन क्या कंटेन करता है, ऑक्सीजन एज एन हेट्रोएटम। और जो हमारा क्या बेटा जी थायोफिन, वो क्या कंटेन करता है, सल्फर एज एन हेट्रोएटम कंटेन करता है। ये बात हम लोग पीछे अभी तीनों के तीनों टॉपिक्स में पढ़ करके आ चुके हैं, और हमें जब हमने आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम देखा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, वहां पर भी हम लोगों ने सीखा था। अब मैं यहाँ पर अगर जो आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि इन तीनों के तीनों सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तीनों के तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है? याद रखिएगा वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हमारी होती है किसकी बेटा जी? ऑक्सीजन की। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड आता है हमारा नाइट्रोजन, और फिर आता है बेटा जी हमारा सल्फर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। अब यहां पर आप बोलोगे कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करता है एरोमेटिक कैरेक्टर का, और आपको एक झटके में पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा और कौन कम। अगर जो आपको ये तीनों चीजें पता लगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा जी? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर सल्फर। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, जो कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा जी, जो कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या होता है? जो कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, उस कंपाउंड का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो उतना ही कम होता है। उस कंपाउंड का जो बेटा जी डीलोकलाइजेशन होता है वो उतना ही क्या होता है? कम होता है। और जिस कंपाउंड का डीलोकलाइजेशन जितना कम होता है वो कंपाउंड उतना ही एरोमेटिक लेस होता है। इट मींस कि ऑक्सीजन के पास में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि इसके पास में सबसे कम डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि ये सबसे नेगेटिव, सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। इट मींस जो बेटा जी हमारा क्या होगा, जो फ्यूरोन है वो हमारा थायोफिन हो या पायरोल हो, उनसे लेस एरोमेटिक रहेगा। ये बात आपको अगर जो क्लियर हुई हो, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला मुझे भेज दो कि भैया इतनी आसानी से टॉपिक क्लियर हो गया। बिल्कुल आसानी से बेटा जी आप लोगों का ये टॉपिक हम लोगों ने क्लियर करवा दिया। अब आप बोलोगे कि भैया कि आपने चलो फ्यूरोन का तो बोल दिया कि सबसे लेस है, पर आपने थायोफिन और पायरोल में क्यों नहीं बोला किसी को? क्योंकि बेटा यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हमारी चेंज होगी, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर हमारी मोल्ड होगी, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर हमारी बदलेगी। कैसे बदलेगी? देखिए, अगर जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे कम होगा मेरा किसका बेटा जी? ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद में मेरा नाइट्रोजन आएगा और सबसे ज्यादा आएगा मेरा सल्फर। इट मींस कि सबसे लेस एरोमेटिसिटी किसकी रहेगी बेटा जी? पहले नंबर पर, सबसे नीचे से बात कर रहा हूं मैं, नीचे से पहले नंबर पर रहेगा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर रहेगा हमारा क्या है बेटा जी, सॉरी, पहले नंबर पर रहेगा फ्यूरोन, दूसरे नंबर पर रहेगा पायरोल और तीसरे नंबर पर रहेगा थायो। अगर जो मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले नंबर पर हमारा रहेगा थायोफिन, दूसरे नंबर पर रहेगा हमारा क्या है? पायरोल, और तीसरे नंबर पर रहेगा हमारा फ्यूरोन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, उसके बेसिस पर अगर जो हम बात करें। पर यहाँ पर हमारे छोटा सा क्या ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है बेटा जी? देखिएगा जरा, कि हमारा क्या है कि बट ऑल आर लो, यानी कि लेस एरोमेटिक देन बेंजीन ड्यू टू लेस रेजोनेंस एनर्जी। कि अब ये तीनों तो हमने कंपैरिजन कर लिया,
पर लेकिन अगर जो मैं इनका कंपैरिजन बेंजीन के साथ में करूं बेटा जी, बेंजीन के साथ में, क्योंकि कि इसकी इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी आपने। जैसे बेंजीन क्या है, हमारा सल्फोनेशन शो करता था, हमारा क्लोरीनेशन शो करता रहता, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन शो करता था, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन शो करता था, फिडलक्राफ्ट एकाइलेशन शो करता था, ऐसे ही ये सब भी शो कर रहे हैं। बट बेंजीन के कंपैरिजन में बात करें तो तीनों के तीनों क्या रहते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली लेस एरोमेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है जी, ये बात सभी को क्लियर हुई। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा थायोफिन आ जाएगा, फिर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हमारा सॉरी, सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, थायोफिन आ जाएगा, फिर हमारा पायरोल रहेगा, फिर हमारा क्या रहेगा, फ्यूरोन रहेगा। एरोमेटिक कैरेक्टर सभी को क्लियर? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से बेटा जी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। अब एक टॉपिक तो हमें क्लियर हो गया, क्या बेटा जी, कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होता है, थायोफिन होता है। फिर उससे लेस हमारा कौन होता है, पाइरोल होता है। और सबसे लेस हमारा क्या होता है, फ्यूरोन होता है। और इन तीनों से ही सबसे ज्यादा हमारा एरोमेटिक कौन होता है, बात की जाए तो, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, बेंजीन। ओके, ठीक है। क्योंकि कभी कभी 2 नंबर में ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछ लेता है कि व्हाई बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन। तो हमें आंसर क्या करना है, बिकॉज बेंजीन, द पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन हैविंग द less resonance energy as compared to benzene, that's why benzene is more aromatic than pyrrole, furon and thiophenes। एक लाइन का आंसर, ठीक है। अब हमने देख ली रिलेटिव एरोमेटिसिटी, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही लेस एरोमेटिक होगा। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ज्यादा एरोमेटिसिटी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई चीजें। अब रिएक्टिविटी के केस में चीज उल्टी हो जाती, मतलब कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा जी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आप मुझे बता दीजिएगा एक बारी इस रिलेशन को जान करके कि पायरोल, फ्यूरोन और थायोफिन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अब आप लोग मुझे इस बात का आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। अब आप लोग इस बात का आंसर कीजिए बेटा जी। हम आपको बता रहे थे कि जो अपना फ्यूरोन, थायोफिन और पायरोल है, अभी हमने आपको क्या बताया कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने क्या आंसर दिया, भैया जो अपना फ्यूरोन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर हमारा पायरोल आएगा और फिर हमारा क्या आएगा, थायोफिन आएगा। यही बात थी भाई, बिल्कुल यही बात थी प्यारे बच्चों, यस और नो? ऐसे होना चाहिए था। बट हमारा क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आकर के जो हमारा ऑक्सीजन जो फ्यूरोन में जुड़ रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो ये फ्यूरोन के पास में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन बेटा जी लेस रिएक्टिव हो जाता है, सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से। कहां पर, फ्यूरोन के अंदर। तो इसी वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है इन द केस ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या बन जाता है, हमारा पाइरोल का सबसे ज्यादा बन जाता है बेटा जी। फिर उसके बाद में हमारा फ्यूरोन आता है और फिर एट द एंड हमारा क्या आता है बेटा जी, थायोफिन आता है। फिर एट द एंड हमारा थायोफिन आता है। यानी कि फिर अब हमारा जो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है, सबसे पहले सबसे ज्यादा पायरोल का, फिर फ्यूरोन का और फिर थायोफिन का। यही बात हमने आप लोगों को बेसिकली यहां पर बताई है और यही यहां पर आप लोगों का लिखा हुआ भी है, यही रिलेशन यहां पर आप लोगों का बना हुआ भी है। और यही हमारा क्या है बेटा जी, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोफिन। क्लियर है बेटा जी बात? और यही आप लोगों का यूनिट नंबर 3 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
बी फार्मा 4th सेमेस्टर का खत्म होता है। मजा आया? क्लियर हुई बेटा जी बात? अच्छा लगा? चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चा जी, थैंक यू। देखिए एट द एंड जब मैं लाइव क्लास लेता हूं तो थोड़ा सा थक जाता हूं, है ना, और उसके बाद में जब आप लोगों के इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे, इतने यूनिक यूनिक कमेंट्स आते हैं कि भैया आपकी क्लास में आए तो केमिस्ट्री समझ पाए, वाह, है ना जी, तो बड़ा ही मजा आ जाता है। कौन सा क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन भाई? ठीक है जी, चलिएगा। थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। अभी आपकी प्रियांशु सर की क्लास है फार्माकोग्नोसी की, तो आप वो अटेंड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।